सो हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ हाउ दे डिस्ट्रॉयड माय लाइफ। तो गाइस आज हम लोग कुछ और बातें कवर करेंगे इस एपिसोड में विद प्रूफ। आप लोगों को पता है बिना प्रूफ के बात नहीं करता हूँ। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगा कि मुझ पर ये एलिगेशन लगे थे, ये इल्ज़ाम लगा था कि सुफियान छोड़ना चाहता था, सुफियान के लग्जरी शौक थे, सुफियान को ही ये सबसे दूर हटना था। ठीक है, तो मैं आप लोग को आज प्रूफ कर दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताता हूँ कि ये सब चालू कहाँ से हुआ। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन है। मैंने पिछली वीडियोस में भी बोला हूँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, बट फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है। तो मैं इसको थोड़ा और डीपली आप लोगों को समझाऊँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर दिमाग में समझ में आ जाए कि भाई ये हुआ क्यों। ठीक है, शादी के पहले सब एक रिलेशनशिप जैसा चलता है ना गाइस, वैसा चल रहा था। अप्स एंड डाउन हर रिलेशनशिप में आते। मोस्टली मेरे घर पे वीडियो बनाई जाती थी शादी के पहला, तो चल रहा था सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सब तब तक। तो इसीलिए तो शादी की तक बात पहुंची ना, वरना शादी तक बात पहुंचती ना अगर सब चीज़ें पहले से खराब होती तो जैसी शादी तक बात पहुंची ना गाइस, तो लड़की के घर वालों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बढ़ गया था। वो तो आप लोग ने देखा ही है कि मैं ज़्यादातर किसके वहाँ पे रहता था। तो आप लोगों ने खुद देखा कि मैं ज़्यादातर कहाँ पे रहता था। आप लोग खुद मुझे हेट करते थे कि जोरू का गुलाम बन गया है, अपने माँ बाप को पूछता नहीं है, अक्खा दिन ससुराल में पड़ा रहता है ना। आप लोगों के सामने की बात ये सब आप लोगों ने देखे ही है। तो मैं क्या सोचता था वो टाइम पे, कह रहे यार नहीं, लड़की एक घर छोड़ के आई है अपना, मतलब बचपन से एक रहता है ना कि यार नहीं, लड़की घर छोड़ के आती है तो लड़की का देखभाल करना है हमें, उसका ध्यान रखना है, उसको कोई भी चीज़ की तकलीफ नहीं होनी देनी चाहिए क्योंकि वो लड़की अपना घर छोड़ के आई है। लेकिन गाइस यहाँ पर तो उल्टा हो गया था। लड़की तो अपना घर छोड़ के आई थी, लड़का भी अपना घर छोड़ के आया था, उसके बावजूद लड़की के घर वालों के साथ लड़का ज़्यादा रहता था। तो मतलब ये उल्टा हो गया, समझ रहे आप लोग के लड़की को रहना चाहिए तो लड़का यहाँ पे रह रहा था। और फिर वो बोलता ना कि आप ज़्यादातर जिसके साथ रहो तो धीरे धीरे आप लोगों को उसकी असलियत समझ में आती है ना। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि शादी के बाद से इतने झगड़े होने लगे हर छोटी छोटी बात पे कि यहाँ तक के बात है ना, हर झगड़ा डिवोर्स तक पहुँच जाता था, हर एक झगड़ा। ठीक है ना, कभी मेरे माँ बाप का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट था। जब भी झगड़ा होता था मेरे मम्मी डैडी को पता चलता तो वो लोग हमेशा सॉल्व करवाने आते थे, ना कि मुझे भड़काते थे कि नहीं लड़की के साथ में ऐसा करना है, लड़की के साथ में वैसा करने का। बट सामने वाली पार्टी की तरफ से हर बार उल्टा ही होता था कि जब भी झगड़ा हो तो मुझे भड़काया जाता था मेरे अपनों के खिलाफ, मेरे खुद के खिलाफ कि नहीं तू ऐसा है, तू गलत है, तेरे माँ बाप गलत है, माँ बाप को छोड़ दे, माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहिए, माँ बाप घर तुड़वाते, ये करवाते। मतलब ये जो लोग खुद करते हैं ना वो दूसरों पे भी यही सेम इल्ज़ाम लगाते, जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था। तो इतना मुझे भड़काया जाता था कि मैं समझने लगा था कि यार हो सकता है मे भी ये लोग सही बोल रहे हो क्योंकि एक्सपीरियंस है, बड़े उम्र में। लेकिन मुझे क्या पता था कि साल इतने बड़े बड़े उम्र वाले एक्सपीरियंस चोर निकलेंगे। तो मैं बातों में आया गया क्योंकि मैं अच्छा सोचता था यार क्या है, लड़की को एक कम्फर्ट मिले, लड़की को वो सारी खुशी मिले जो उसको घर पे नहीं मिली। बार बार मुझे बोला जाता था कि बचपन से मुझे प्यार नहीं मिला, माँ बाप का कोई था नहीं मेरे साथ अपना। तो मैं इतना इमोशनल फूल बन के मैं जितना दे सकता था ना गाइस, मेरी जितनी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा ही दिया हूँ मैंने। आप लोगों को तो पता ही है, मैंने फाइनेंशियली बात नहीं कर रहा हूँ, फाइनेंशियली तो चलो यूट्यूब से दोनों को आता था, लेकिन जो मैंने एफर्ट डाला हूँ रिलेशनशिप में रहने के लिए वो एफर्ट्स गाइस आप लोगों ने खुद देखे हो। आप लोग इतनी गालियां देते थे मेरे को कि साले तू जोरू का गुलाम है, बीवी के पीछे पीछे घूमता है, माँ बाप को नहीं पूछता है। तो ये तो क्लियर है आप लोगों के सामने। तो अभी मैं आप लोगों को प्रूफ दिखाता हूँ जब ये मुझ पर एलिगेशन लगा था कि सुफियान मुझे छोड़ना चाहता था। तो गाइस ऐसा हुआ ना कि शादी के बाद इतने सारे झगड़े होने लगे। जोहान जब पेट में था तब भी हर बात झगड़े में पहुंचकर डिवोर्स तक पहुंच जाती थी। और जब भी बात डिवोर्स तक पहुंची थी मुझे ये धमकी दिया जाता था कि बच्चा तेरे को कभी नहीं मिलेगा, लड़की ही जीतेगी, एलिमनी लड़की को ही मिलेगी। मतलब इतना मुझे टॉर्चर किया जाता था वो टाइम पे। ठीक है, तब भी मैं सोचता था कि अरे नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, जब प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट औरत को ऐसा कैसे कर सकते, नहीं छोड़ सकता मैं। तो हमेशा कभी मैं छोड़ने की बात करता ही नहीं था हमेशा से। और सामने से मुझे इतना टॉर्चर किया जाता था कि मैं छोड़ दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं कूद जाऊंगी यहाँ से। और जब भी झगड़ा होता था हर झगड़ा पैसे पे आकर ही अटकता था कि ये पैसा इसका, वो पैसा उसका। गाइस रिलेशनशिप में रह के ऐसा कौन सोचता है जब दो लोग कमा रहे कि भाई इसका इतना पैसा है, उतना उसका उतना पैसा है। आप लोगों ने खुद देखे हो कि जो भी खर्चा होता था आप लोगों के सामने होता था। तो ना कभी मैंने अपने आप के ऊपर खर्चा किया अकेले का सोचे कि नहीं मेरे पैसे मैं ही खर्चा करूंगा, ना मैं कभी सामने वाले को रोका कि नहीं मेरे पैसे तू खर्चा नहीं कर सकता है। अगर सामने वाला भी खर्चा कर रहा था तो ऑब्वियस ही बात है ना कि आधा पैसा मेरा भी उसमें था, मेरा इन्वॉल्वमेंट था, मेरा डिसीजन उसमें हाँ था, तभी तो वो खर्चा हुआ ना। अगर मैं मना करता था कि नहीं भाई मेरे पैसे में से खर्चा नहीं होता, मैं अपना पैसा लेके हट गया होता था। लेकिन रिलेशनशिप में ऐसा कोई नहीं सोचता है ना। इनके अलावा मैं हमेशा ये सोचता था पैसा दोनों का है, खर्चा हो रहा है दोनों के लिए हो रहा है, दोनों को साथ में जिंदगी भर रहना, तो तेरा मेरा पैसा करके क्या मतलब है। बट हमेशा झगड़ों में पैसे की बात निकलती थी। तो जब जोहान हो गया उसके बाद
धीरे धीरे करके दोस्ती भी टूटने लगी हर किसी से, ठीक है, झगड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो अब व्यूज़ धीरे धीरे डाउन होने लगे। जब व्यूज़ डाउन होने लगे तब तक का घर में वो इन्वेस्ट हो चुका था। तो जब 70,000 रुपये भरने का EMI आ रहा था और साथ में लालची सपने भी थे, तो महीने का 2-2.5 लाख रुपये खर्चा आता था। कैसे आप लोगों को तो मैंने बताया ये चीज़। तो वो 2-2.5 लाख रुपये भरने की ताकत नहीं थी लिटरली। मतलब जितना अल्लाह देता है ना, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पे, तो हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोच कर शौक हमारे मारने पड़ते। अगर इंसान सोचेगा कि नहीं मैं अपने शौक भी पूरे करूँगा, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी नहीं पाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। इंसान को अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है, कुछ अगर खो रहा है तो उसको कुछ मिलता भी है। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें एक साथ ही करना, नहीं ये चाहिए तो चाहिए और नहीं मिले तो झगड़ा। तो ये ऐसे ही धीरे धीरे बातें झगड़े में बढ़ते हुए हर बार मुझे ये टॉर्चर किया जाता था कि मैं छोड़ दूंगी, मुझे नहीं रहना तेरे साथ में, तू ऐसा है तू वैसा है, जैसा मेरे बारे में बोला गया। तो इतने झगड़े होने लगे तो मैंने एक सोल्यूशन निकाला कि भाई छोड़ने उड़ने की बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटा बच्चा है, रिलेशनशिप में है, इतने साल साथ में रहे तो आगे भी इंसान साथ में जिंदगी निकाल सकता है। तो जब मुझे इतना बोला गया तो मैंने इतना थक हार के मैंने बोल दिया कि भाई एक काम करते, छोड़ते नहीं दूसरे को, कुछ टाइम के लिए स्पेस ले लेते, ठीक है। तो जब मैंने ये बोला ना स्पेस लेने का मतलब, जब सामने वाला मुझे बोल रहा है कि छोड़ना है, मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं छोड़ना है, तो जब मैं सामने वाले को बोल रहा हूँ मुझे स्पेस चाहिए, तो सामने वाला उसका इशू बना के बोल रहा है कि नहीं अब मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे रहना ही नहीं है। यार मतलब ये कोई बात नहीं होती ना। अगर दो लोगों के रिश्ते खराब है तो वो रिश्ते सुधर भी सकते, लेकिन नहीं, इनको रिश्ता सुधारना नहीं था। इनको बस कैसा ना कैसा करके मुझे पिक्चर से हटाना था, ताकि बच्चा जो है वो छोटा है, छोटा बच्चा रहेगा तो बच्चा बाप को याद नहीं करेगा, जैसे पास्ट में हुआ था। बड़ा होने तक बच्चा बाप को भूल जाएगा, बाप को गायब कर देंगे तो बाप का कोई नामो निशान रहेगा नहीं। बट ये गलत फहमी थी। मैं जुहान के लिए अभी भी लड़ रहा हूँ, ठीक है, और आगे भी मैं लड़ता रहूंगा जुहान के लिए, और कोई मुझे नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो मुझे टूकी करने की सोचे, मैं नौकर भी नहीं बन रहा था इन लोगों का। और ये लोग जो मेरे को भड़काते थे धीरे धीरे कि इससे बात मत कर, उससे बात मत कर, मतलब ये लोग मुझे इतना अपने सबसे दूर करके अपने पास रखना चाहते थे, मुझे इतना डिपेंडेंट करना चाहते थे कि मैं सोच ही नहीं पाऊँ कि इनके अलावा मेरा कोई है, ताकि कल को अगर मैं सोचूं तो मैं इतना बेबस हो जाऊं और इतना लाचार हो जाऊं कि मैं सोचने लगूं कि यार मैं क्या करूं, मेरा तो कोई है नहीं, मैं सबसे लड़ लिया, सबसे बातचीत बंद कर दिया, बचे मेरे पास यही, तो मैं झक मारा कि इनके पास ही रहूं। बट वो नहीं हो पाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मेरी आंखें खुल गई। भाई छोटी छोटी बात पे झगड़े, जचकी के ऊपर झगड़े, फिर वो सूरज ग्रहण के ऊपर झगड़े, फिर मम्मी डैडी की बर्थडे के ऊपर झगड़े, इसको वीडियो में नहीं लिया उस पर झगड़े, इसको वीडियो में नहीं लिया उस पर झगड़े। फिर जब फोकट से दोस्ती टूटी, उसके बाद व्यूज़ डाउन हुए, पैसा वगैरह का सब कुछ इशू हुआ, तब इन लोगों ने मुझे बोले कि फिर से जाके तू फोकट से दोस्ती कर। मैं बोला देखो भाई क्लियर है, जब एक बार इंसान धोखा खा लेता है उसके बाद किसी और के पास सामने से झुक कर जाना ना, कैसे थूक के चाटने वाली आदत है। और मैंने कभी थूक के चाटने वाली आदत किया ही नहीं, ठीक है। थूक के चाटने वाला छोड़ दो, मैंने चाटने वाली भी हरकत नहीं किया कभी। आप लोग देखो मेरे इतने सारे इन्फ्लुएंसर दोस्त थे, मैं कभी किसी के भी साथ में वीडियो बनाने नहीं गया, मैं जबरदस्ती किसी के अंदर घुसा नहीं कि भाई वीडियो बनाओ, साथ में जबरदस्ती किसी को रिकॉर्ड नहीं किया मैं, क्योंकि मेरी चाटने की आदत नहीं। तो जब एक बार मैं थूक दिया, मुझे धोखा मिल गया, तो मैं चाटू क्यों। आप लोग देख रहे हो कि जिन जिन लोगों को थूक के चाटने बोला गया था उन लोगों के साथ वो सब लोग घूम रहे है ना। और मैं आज तक अकेला हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अकेला लड़ रहा हूँ हर किसी से, और अकेला मैं अपना कमा रहा हूँ, अकेला मैं अपना खा रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी मैंने मना कर दिया, तो बोले नहीं इसको टूकी करना ही पड़ेगा, ये हमारी सुन नहीं रहा है। तो धीरे धीरे करके इन लोगों ने मुझे इतना टॉर्चर किया छोटा, ताकि मैं इतना इंस्टिगेट किए, इतना मुझे प्रेशर बिल्ड किया कि मैं एंड में आके उनको बोल दूं कि भाई मुझे नहीं रहना है। बट ऐसा हुआ ही नहीं। मैंने एंड तक यही बोला कि मुझे रहना है, मुझे नहीं खत्म करना है। फिर जब मैंने स्पेस की बात किया, उसके बाद बोले नहीं मुझे ब्रेक चाहिए। मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट लगाया था, और स्क्रीनशॉट के साथ ही मैं आप लोगों के साथ में बात करता हूँ। और व्यूज़ भी गाइस क्यों डाउन लगे पता है आप लोगों को, क्योंकि एक इंसान कितनी चीज़ें संभालेगा, ब्रांड, मॉडेस्टी, यूट्यूब, बच्चा, प्लस इनके भी टंटे झेलो, यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, ये करना है, वो करना है, प्रेगनेंसी में यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, कितना चीज़ इंसान अकेला संभालेगा। आप लोगों ने खुद देखे, आप लोग खुद बोलते थे कि यार ये अलग ही निराली लड़की है, इसको ही अलग से दर्द हो रहे, यही अकेली माँ है, यही हर चीज़ करी। देखो गाइस इतना प्रेशर मुझ पर बिल्ड किया गया कि मैं हार गया, लिटरली मैं थक गया था कि मैं क्या करूँ। मैं बोला भाई एक काम करते, स्पेस ले लेते, तू थोड़ा टाइम अपने स्पेस में रह, मैं थोड़ा टाइम अपने स्पेस में रहता हूँ। किट मुझे नहीं चाहिए। तो बस मुझे बोला गया मुझे ब्रेक चाहिए। उसके बाद गाइस लिटरली मैं भीख मांगता था कि यार नहीं मुझे रहना है, जुहान का क्या होगा। यहाँ तक भी मैं ये भी बोलता था कि यार जो तेरी माँ ने तेरे साथ में की है, तू वो चीज़ सेम जुहान के साथ में क्यों करी है। तुझे लेगेसी चेंज करना पड़ेगा, तुझे सेम चीज़ें नहीं रिपीट करनी है। तो अगर ज़िंदगी भर वही करते रहेगी तो जुहान भी बचपन से वही जो देखा है, बड़ा होकर भी जुहान वही सीखेगा, जुहान भी वही करेगा। अल्लाह का शुक्र है लड़की नहीं है गाइस, कसम से मैं अल्लाह का इतना लाख शुक्र अदा करता हूँ ना कि मुझे लड़की नहीं हुई। लड़की होती है ना गाइस तो पता नहीं ज़िंदगी का क्या हुआ होता। जुहान लड़का है, इसीलिए मैं आज डट के खड़ा हूँ, इसीलिए आज मैं लड़ रहा हूँ जुहान, क्योंकि मुझे मालूम है बड़ा होगा, वो समझदार होगा, वो खुद समझेगा सही क्या है गलत क्या है। तो धीरे धीरे इन लोगों ने मुझे छोड़ने की प्लानिंग की है। मैं ऐसा नहीं छोड़ रहा था, मैंने बोला मुझे स्पेस चाहिए। मैं जितना टाइम दे सकता था रिलेशनशिप को, मैं उतना टाइम दे रहा था। और इसके गवाह गई चाचा चाची भी है, जो डॉक्टर साहब है, वो हर झगड़े में शामिल थे। वो उनको हर चीज़ पता थी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, सामने वाला क्या बोल रहा है। वो लोग आके समझाते थे, वो लोग आके झगड़े सॉल्व करवाते थे कि नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए, रिश्ता संभालना चाहिए, ऐसा वैसा।
हर चीज़ वो लोग भी गवाए, ठीक है। उसके बाद जब मैंने बोला कि नहीं मुझे नहीं छोड़ना है, मुझे साथ में रहना है, खाली स्पेस चाहिए, मेरा बस हो गया, अब साथ में जो भी है मैं तेरी बात मान लूंगा, जो तू बोलेगी वो मैं करूंगा, बस तू साथ में रह, छोड़ने की बात मत कर। तब इन लोगों ने सोचे कि बोले भाई अब तो ये छोड़ने वाला है नहीं, तो अब इसकी एक गलती पकड़ो, है ना, कुछ तो इसकी गलती ऐसी निकालो जिससे इसको हम लोग छोड़ सके, हम लोग बता सके कि भाई ये हरामी है, इसने धोखा दिया, इसीलिए हम लोगों ने इसको छोड़े। उसके बाद में गाइस आप लोग स्क्रीनशॉट देखो, लिटरली गाइस मुझे बोला जा रहा था कि तू जाके कोई लड़की पटा ले, मैं तेरे लायक नहीं हूँ। ऐसा इंसान कब बोलता है? इंसान को जब किसी से जान छुड़ानी हो तभी इंसान ऐसे बोलता ना कि भाई तू बाहर जाके दूसरी लड़की पटा ला, ताकि तू मेरा पीछा छोड़ दे, मुझे तेरे साथ में नहीं रहना है। तो मतलब इंसान के पास कोई बैकअप हो, इंसान के पास ऑलरेडी कोई पार्टनर हो जिसके साथ वो सेट हो चुका है और इसको अब नए अपने पुराने पार्टनर के साथ नहीं रहना, तभी इंसान ये सब करता है ना। आप लोग सोचो ना खुद ही, इंसान क्यों बोल रहा है कि मुझे नहीं रहना है, मुझे छोड़ दे, तू अपना दूसरी लड़की पटा ले, जा तू कोई सेट हो जा, मैं तेरे लायक नहीं हूँ। ऐसा इंसान तभी बोलता है जब उसको किसी से जान छुड़ानी हो। तो इतने झगड़े, छोटी छोटी बातों पे इतने झगड़े कि बस मेरी कोई ना कोई गलती मिल जाए कहीं से भी, बट मैं कभी गलत करने की कोशिश किया नहीं, मेरी नीयत ही नहीं रहती थी वो कि भाई मैं किसी के साथ में गलत करूं, मैं किसी को छोड़ दूं। बच्चा हो गया, शादी हो गई, एक टैग लग जाता ना इंसान के ऊपर कि भाई शादीशुदा, अगर कल को डिवोर्स होगा तो तलाकशुदा बोला जाएगा, वो सिंगल नहीं बोला जाएगा, तलाकशुदा ही बोला जाएगा। तो वो टैग लेके मुझे नहीं घूमना था, बट एक्सपीरियंस है, माइंडसेट है, पता है कि भाई एक घर में एक तलाकशुदा है तो दूसरा भी आएगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, एक सिंगल पेरेंट ऑलरेडी रह चुका, दूसरा सिंगल पेरेंट आएगा तो बड़ी बात नहीं होगी, पहले वाले ने कर लिया दूसरा वाला भी इजीली कर लेगा। तो ये माइंडसेट के साथ में इन लोगों ने मेरी जिंदगी झंड कर दिए थे गाइस, लिटरली मैं बोल रहा था। बट फिर भी मैं कैसा ना कैसा करके रह रहा था कि नहीं मुझे रहना है, खत्म नहीं करना, चीज़ें बेहतर होगी, ये जस्ट फेज ऑफ लाइफ है। इंसान की जिंदगी में होते हैं झगड़े, किसकी जिंदगी में झगड़े नहीं होते। आज हमारे माँ बाप भी झगड़े कर रहे होते, हमें पता है, जब बचपन में छोड़े थे हमारे माँ बाप के भी झगड़े होते थे, बट आज वो सब झगड़े सॉल्व करने के बाद वो लोग साथ में हैं आज भी 27-28 साल तक। तो हम नहीं रह सकते क्या? अगर हमारे माँ बाप रह सकते तो वो भी तो इंसान है, हम भी तो इंसान है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे, सब अप्रैल और मई की बात है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके ये भी नहीं हुआ, तो फिर बोले अब क्या करेंगे, म्यूचुअली डाइवोर्स ले लेंगे। तो म्यूचुअल डाइवोर्स वहाँ पर बाद में आया कि भाई म्यूचुअली खत्म करते। मॉडेस्टी का भी मसला चल रहा था, पैसा वगैरह सब खत्म हो रहा था, EMI भरना था, मॉडेस्टी का पैसा भरना था, मॉडेस्टी भी वहाँ पर बंद हो गया, सब कुछ हो गया। मैंने बोला था कि वहाँ से 1 करोड़ रुपए निकाल के जो घर में रह रहे वो घर में रह लेते, घर ही तो चाहिए इंसान को, बट नहीं, लालची सपने ऐसे थे कि नहीं मुझे वही चाहिए, और वही हड़पने के लिए इन लोगों ने मेरे साथ में ये किए, समझे आप लोग। तो एक्चुअल रीज़न यही है, पैसा, उसके अलावा और कोई रीज़न नहीं। ना मैंने कभी कोई गलती किया, ना मैंने कभी इल ट्रीट किया, ना कभी मैंने गाली गलौज किया, ना कभी मैंने हाथ उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप ने मेरी इतनी अच्छी परवरिश दी है मुझे कि लड़की की इज्जत कैसे करना है मुझे पता है। आज भी जो लड़कियां मेरे साथ रह चुकी है, जो मेरे साथ उठती बैठती है, उन लोगों को पता है मेरी नज़रें कैसी, मेरी नीयत कैसी, मेरी लैंग्वेज कैसी, मेरा बात करने का तरीका है वो कैसा है ना। तो फिर जब म्यूचुअल डिवोर्स पे बात पहुंची तो वहाँ पे सब आधा आधा करने की बात, मैं बोला, मैं परेशान हो गया, मैं भाई ठीक है काम करते को नहीं रहना तो म्यूचुअली खत्म कर देते अच्छे से, जबरदस्ती कोई बंदूक नहीं रहना चाहिए। जोहान को भी पालना है तो जोहान को भी मैं भी पालूंगा, जोहान को तू भी पालना, इक्वली जोहान को प्यार देंगे। जो साथ में रहकर प्यार नहीं दे पा रही, साथ में रहकर भी इतने झगड़े होते ना, जोहान ट्रॉमेटाइज हो ही जाता था, चिल्लम चिल्ली, गाली गलौज, गंदी गंदी, मेरी तरफ से नहीं, समझ रहे हो आप लोग। जोहान ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज हो ही रहा था, तो मैं बोला कि उससे बेटर ये कि तेरे को नहीं रहना तो हम लोग आधा आधा करके अलग हो जाते, जोहान को इक्वली पाल लेंगे। तो वहां पर डन हो गया। तो मुझे बोला गया कि भाई मेरे लॉयर के पास जाएंगे, मेरे लॉयर के पास से हम लोग म्यूचुअली डाइवोर्स करेंगे। तो मैं बोला कि तेरे लॉयर, पहले तो मैं हाँ बोल दिया, मैं ठीक है चलो यार खत्म कर देते। फिर मैं सोचा मैं यार ये इसके लॉयर के पास ही क्यों करूं, जब अगर डाइवोर्स होगा कोर्ट से होगा तो मेरा लॉयर अलग रहेगा, सामने वाले का लॉयर अलग रहेगा। तब जाके मैंने अपने लॉयर से बात किया, है ना। अब मेरे लॉयर से बात करने के बाद इन लोगों की झंड हो गई कि बोले यार अगर इसको बाहर से किसी ने दिमाग दे दिया तो हमको जो हासिल करना है वो हासिल नहीं हो पाएगा। तो वहाँ से फिर इन लोगों ने सोचा कि अब क्या करेंगे, अब अगर इसको लॉयर ने दिमाग दे दिया तो हमारा तो सब भांडा फूट जाएगा, हम जो करना चाहते हैं वो कर ही नहीं पाएंगे। तो फिर वहाँ से इन लोगों ने चीटिंग का एंगल डाले कि बोले अब ये छोड़ने को भी रेडी नहीं है, जब मैं बोल रही हूँ छोड़ने का तब भी नहीं छोड़ रहा है, स्पेस लेने की बात कर रहा है। फिर जब म्यूचुअली डाइवोर्स हो रहा है तब भी इसको कोई और दिमाग दे रहा है, बच्चे को साथ में पालने को बोल रहा है। तो जब बच्चे को साथ में पालेंगे तो ऑब्वियसली अकेले सिंपैथी तो मिलेंगी नहीं कि सिंगल मदर का नाम जो चल रहा है तो उसमें सिंगल फादर भी आएगा, सिंगल मदर भी आएगा, तो फादर को भी उतनी सिंपैथी मिलेगी जितनी सिंपैथी मदर को मिलेगी। तो इन लोगों को ये चाहिए नहीं था कि भाई इसको सिंपैथी मिले या इसको कोई भी चीज़ का एडवांटेज मिले, उन लोगों को चाहिए ही नहीं था। फिर उसके बाद में झगड़े मिसबा, फिर उसकी चीटिंग का एंगल वहाँ तक बिल्कुल भी नहीं था, कुछ भी नहीं। 4 तारीख को 4 अगस्त को झगड़ा हुआ था बहुत बड़ा। उस दिन पूरी फैमिली आई थी, पुलिस स्टेशन तक बात गई थी। वहाँ पर भी जब जोहान मेरे गोद में था, मैंने बोला कि जोहान को मैं नहीं दूंगा, तब मेरे पे हाथ उठाया गया। मेरे पास उसकी वीडियो है पूरी,
इतना झगड़ा हुआ कि मैं इतना एग्रेसिव हो गया था कि वहाँ पर मैं चिल्लाने लगा ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि मुझ पे सब लोग चढ़ रहे थे, पूरी फैमिली मिलके औरतें मुझ पर चढ़ रही थी। मैं हाथ तो उठा नहीं सकता, मैं धक्का तो दे नहीं सकता, मैं कुछ बोल तो सकता नहीं, इसके लिए मैं चिल्ला रहा था, समझे। इतना ज़्यादा मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था। तो वहाँ पर भी मुझ पर हाथ उठाया गया, पूरा हाथ मेरा छिल गया। उसके गवाह भी पूरे बिल्डिंग वाले, बिल्डिंग के लैंडलॉर्ड, फ्लोर वाले, हर कोई गवाह है, ठीक है। इसके लिए आज अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग मेरे साथ, क्योंकि सब में झगड़े देखे 4 तारीख को भी एक भी बार चीटिंग का नाम नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उन लोगों को वो चीटिंग सेव करके रखनी थी, ताकि आगे जाके कुछ भी ऐसा मैनिपुलेट करे। देखो गाइस, मैं लिटरली मिसबा के घर पे बहुत बार अकेले गया हूँ, ठीक है। व्लॉग्स भी बनाया मैंने मिसबा के घर पे अकेले। अगर मैं मिसबा के घर से निकलता, ये मुझे कुछ लेने भेजती कि भाई जाके मिसबा के घर से चावल लेकर आ, महमूद वो टाइम पे घर पे नहीं होता और घर से मैं अकेला निकलता मिसबा के बाहर और वो वीडियो लेके डाल देती, तो मैं किसको क्या जवाब देता कि मैं मिसबा के घर पे क्यों गया था, किस लिए गया था, क्या करने गया था। नैरेटिव तो वो लोग ऐसी फैलाते थे ना कि भाई मैं उसके घर पर अकेले गया था। आपको पता है कि मैं कितनी बार अकेले गया उन लोगों के साथ में, यहाँ तक कि महमूद भाई को भी अकेले बुलाया गया ऊपर बात करने के लिए कि भाई मेरे लाइफ में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो ये इतना कंफर्टेबिलिटी थी हर किसी के बीच में कि हर कोई एक दूसरे से अकेले मिलता था, अभी से नहीं 8 साल से। तो कुछ नया नहीं था ये, है ना। तो बस ये एंगल उन्होंने रुका के रखे थे ताकि ये बाद में यूज़ करे। 4 तारीख को जब झगड़ा हुआ, 4 अगस्त को पुलिस स्टेशन तक बात गई, वहाँ पर मुझे धमकी दिया गया बच्चा नहीं मिलेगा तेरे को, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तब तक इन लोगों के पास कोई भी प्रूफ नहीं था जिससे मैं गलत साबित हो। ये लोग अंदर गए 4 तारीख को, ठीक है। घर पे आए पुलिस स्टेशन से, ये लोग अंदर गए, प्लानिंग किए। अंदर आने के बाद गए, लिटरली मुझसे पैर पे बैठ के माफ़ी मांगा गया कि मैं आज के बाद ये नहीं करूँगी। अब लोग खुद सोचो कि पुलिस स्टेशन जाने के बाद कौन सा रिश्ता बचता है, नहीं बचता है। मुझसे पैर पे बैठ के माफ़ी मांगा गया, तब भी मैंने बोला कि ठीक है एक और एक मौका देके देखते हैं इस रिलेशनशिप को, क्योंकि एंड तक मैं नहीं चाहता था कि ये चीज़ खत्म हो, ठीक है। 4 तारीख को जब मैटर सब खत्म हुआ, उसके बाद है ना गाइस, मुझे इतनी ढील दी गई कि तू ये कर, तू यहाँ जा, तू इससे मिल, तू उससे मिल। बस इन लोगों को मेरे खिलाफ कोई ना कोई प्रूफ चाहिए था। बिल्डिंग की CCTV जाके चेक कर रहे कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। उसके बाद 20 तारीख को मेरे घर से मेरा पासपोर्ट, मेरा आधार कार्ड, घर में गोल्ड, पैसा, कैश, घर में प्रॉपर्टी के पेपर जितना भी था, 20 तारीख को सब लेके गायब, ठीक है। 20 तारीख को जब मैं घर पे गया, घर पे देखा घर पे कोई नहीं है। मैंने 2 दिन 3 दिन बैठा, 2 दिन घर पे बैठा, मैं सोचा क्या चल रहा है। मैंने बात किया लॉयर से, सब जगह पे बात की कि भाई अब हम लोग का डिसाइड हो गया कि हमको नहीं रहना है। उसके बाद जब मेरे को पता चला कहीं से कि भाई लगता है जोहान इंटरनेशनल जाने वाला है, क्योंकि ये प्लानिंग हो चुकी थी मेरे साथ रहते हुए कि जोहान, क्योंकि फेरे पे जाते रहते दुबई में गोल्ड स्मगलिंग करने के लिए, तो मेरे को लगता है लोग जोहान को दुबई लेके चले जाएंगे। तो मैं जाके लॉकर चेक करने का, जोहान का पासपोर्ट ढूंढने के लिए, जोहान का पासपोर्ट है कि नहीं देखा तो लॉकर लॉक। मैं बोला लॉकर लॉक क्यों है, जब मैं घर में हूँ, चाबी नहीं थी घर में, तो लॉकर लॉक क्यों है। तभी मेरा दिमाग नहीं चला कि यार ऐसा क्यों हुआ है। उसके बाद 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया, 24 तारीख को नहीं, उसके बाद 4-5 दिन बाद 25 तारीख को घर पे मैं आया लॉयर के पास से, तो घर पे सामने वाला भी था। तब वहाँ पर भी डिसाइड हुआ, मुझे बोला गया कि सुफियान चलो अपन ख़त्म करते हैं, आधा करके, आधा तू ले ले, आधा ये ले ले। मैं बोला ठीक है भाई, जो भी है एकदम इक्वल रहेगा। जोहान का जो भी हिस्सा है वो हिस्सा FD में जाएगा, लेकिन नहीं, सामने वाले ने मुझे ये शर्त रखा कि भाई जोहान का हिस्सा मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे पूरा पैसा जमा करके 60-70 लाख रुपये लेके अंधेरी में मेरी इंडस्ट्री के पास मुझे घर लेना है हैवी डिपॉजिट पे। हाँ, तो मैं उसके लिए भी मान गया था। मैं भाई चलो ठीक है, अभी जो भी है। फिर उसके बाद मुझे ये बोला गया कि यूट्यूब तू रख ले, यूट्यूब का 20 लाख मुझे दे दे, कार तू रख ले और कार का 8 लाख रुपये मुझे दे दे। तो ऐसा मिला जुला के 96 लाख रुपीज़ होता था उसके आसपास, और भी 2-3 चीज़ें थी उसके अंदर। और ये बोला गया कि गोल्ड मेरा है। तो मैं बोला चलो ठीक है, एक काम कर, गोल्ड तू रख ले पूरा, और सबको यही बोलना कि गोल्ड मैंने दिला, क्योंकि उसमें आधा हिस्सा मेरा भी था। अगर मैं चाहूँ तो उसका आधा हिस्सा करके मैं ले भी सकता हूँ, बट मैंने सोचा कि भाई गोल्ड तू रख ले, लड़की का गोल्ड उठा था, गोल्ड तू रख ले, और सबको यही बोलना कि गोल्ड मैंने दिलाया। उसके बाद 96 लाख रुपीज़ कुछ हिस्सा बनता था उसका, और बचता था मेरे हाथ में 3 या 4। तो मुझे बोलिए 3-4 लाख रुपये तू मेरे से ले ले और बाकी सब छोड़ दे। गाइस लिटरली इतना मुझे टॉर्चर किया गया, इतना मतलब मुझे प्रेशर किया गया। तो मैंने बोला ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें मेरी भी मेहनत है। फिर जब ये सब हो गया, उसके अगले दिन गाइस इन लोगों ने प्लान बनाया कि बोले ये सब करने को रेडी नहीं है, तो बोले इससे आप पूरा हड़पेंगे। तो 26 तारीख को मैं जब लॉयर के पास से फिर से वापस आया, तब मुझे गंदी गाली दी गई। बोले भड़वा है तू, भाड़ खाओ है, तेरी माँ चोतती हूँ मैं, इतनी गंदी गाली दी गई मेरे को। और मुझे आप लोग कल बताया कि ऐसा पीछे हाथ रख के मेरा आंख पे आया गया था, ताकि मैं कुछ ना कुछ गलती दूँ और ये लोग पूरा हड़प ले। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई काम मैं कभी करता ही नहीं जिससे मैं प्रॉब्लम में हो। ना मैं कभी कमीशन वाला काम किया कि भाई इसका काम करवा दो, बीच में कमीशन ले लो,
क्योंकि मुझे मच चाहिए ही नहीं, मेरी आदत ही नहीं है कि मैं फालतू के मसलों में पढ़ूँ। तो जब मैंने कुछ किया नहीं तो इन लोगों को कुछ मिला नहीं, गलती से गाइस। और फिर वो दिन पे मुझे इतना इंस्टिगेट किया, क्या मैं आप लोगों को कल सब बता, इतना इंस्टिगेट किया गया, मेरी एक गलती इन लोगों को मिल गई जो मैंने गाली दिया था। बट उसके पहले मेरे साथ क्या क्या हुआ वो चीज़ आप लोगों को नहीं बताया गई, इसीलिए मैं इतना एम्फोसाइज करता हूँ कि पूरी रिकॉर्डिंग सुनाओ, है ना। अब जब मैं ये बातें सब बता रहा हूँ आप लोगों को, तो इसके ऊपर वीडियो नहीं बननी चाहिए। अगर इसके ऊपर वीडियो बन रही है तो इसका मतलब है कि आपको ऑडियो भी सुनानी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको बीच में पढ़ना नहीं है ना, कि मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी ये मैटर में। तो जब मैं ये सब बातें अभी कर रहा हूँ तो ये सब बातों के ऊपर ये वीडियो नहीं बननी चाहिए। अगर बनेगी तो फुल ऑडियो और फुल वीडियो आप लोगों को मांगना जरूरी है, ये आप लोगों का काम है, क्योंकि आप लोग आंख बंद करके किसी पे भरोसा कर रहे हो तो आप लोग क्यों कर रहे हो, आप लोग को जानने का वो हक है। 27 तारीख को ये सब मैटर हो गया। 27 तारीख की रात में मुझ पे एनसी लिखाई गई, ठीक है। एनसी लिखाई गई तो जब आप किसी के ऊपर एनसी लिखाते हो, जब आप किसी के ऊपर केस करना चाहते हो, एक्चुअल में जिसके साथ हुआ है उसके साथ तो सबसे पहले होता है मेडिकल रिपोर्ट, ठीक है, पुलिस स्टेशन में। बिना मेडिकल रिपोर्ट के कोई भी इंसान साबित नहीं कर सकता कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, इसके साथ कोई भी मोलेस्टेशन वाली या हैरेसमेंट वाली हरकत हुई है। तो उन लोगों ने वो नहीं करवाए। मैं घर से 27 तारीख को घर से निकलने के बाद मुझे समझ में आया कि इन लोगों का प्लान क्या है। उसके बाद है ना गाइस 15 दिन तक मैं भी सोचने का टाइम ले रहा था कि भाई मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मैं यहाँ वहाँ धक्के खा रहा था। मेरे पास खाली 2 कपड़े और 2 अंडरवेयर थी, वो लेके मैं कभी 2 दिन होटल में, कभी 2 दिन इसके यहाँ, कभी 2 दिन उसके वहाँ, ऐसा करते करते मैं रास्ते पे घूम रहा था। लिटरली मैं बेघर हो गया था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं मेरे घर पे जाऊँगा तो ये लोग आके मेरे घर पे भी तमाशा करेंगे और मेरे माँ बाप को कैसा ना कैसा करके फंसाएंगे। और वो हुआ 12 तारीख को, 12 सितंबर को, ठीक है। अब इन लोगों का जो प्रूफ जमा करने का सिलसिला है, ये पहली मैरिज में भी हुआ था, तो मैं उसका भी प्रूफ आप लोगों को बता देता हूँ। और ये सेम पैटर्न मेरे साथ हुआ है, सेम टू सेम, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है। इसकी मम्मी का इन्वॉल्वमेंट, पुलिस स्टेशन के धक्के, ये लोगों को मजा आती है। ये लोग, उनको क्या लगता है इनके पास है ना, और ये औरत है ना, तो इन लोगों के पास एक वो अपर हैंड है, ये लोग कुछ भी कर सकते, समझे। अब इसलिए तुमको पता है, मैं एक बात बताऊंगा आपको, अभी भी ये लोग ना रिकॉर्डिंग करते हैं भाई। सही में भाई, सही में मेरी लोग ने, मैं सोचा भी नहीं रहूंगा इन लोगों ने मेरी रिकॉर्डिंग कब की है। मेरा हर एक चीज रिकॉर्ड हुआ था और मैंने बोला था कि जो करना आप कर लेना, लेकिन ये याद रखना कि मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, है ना। पहली मैरिज में भी ये लोग रिकॉर्डिंग्स कर रहे थे हर एक चीज की। पहले मैरिज में भी ये लोग सब चीजें जमा कर रहे थे ताकि भाई इंसान के खिलाफ वो यूज कर सके। तो वैसा ही जब मुझे समझ में आ गया तो मैं भी सावधान, अपना प्रिकॉशन लूँ कि नहीं लूँ, मैं अपने आप को सेफ रखूँ कि नहीं। अगर मैं जोश में आके लड़ते ही रहूँ तो भाई नुकसान मेरा है, क्योंकि सामने तो लड़ने वाली औरतें, आदमियों में दम नहीं है। तो जब औरतें लड़ रही है तो मैं औरतों से कैसा लड़ सकता, तो मैं अपना प्रिकॉशन ले रहा था। 12 तारीख को जब मेरे घर पे आया गया, घर पे आकर ये बोला गया अभी सोशल मीडिया पे कि मैं घर पे भीख मांगने गई थी। तो जब इंसान किसी के घर पे भीख मांगने जाता है तो क्या वहां पर वो रिकॉर्डिंग करता है? मैं आप लोगों को इसका भी प्रूफ दिखाता हूँ। जिंदगी भर ऐसा लगता है कि बाद में मिलेगी, बचता है कि तुम लोग आपस में इतना हरकतें थी हम लोग ने। गर्मा गर्मी होती है, थोड़ा समझ लेना गाइस। लिटरली देखो आप लोग कि कैसा रिकॉर्डिंग की जा रही है। जिस टाइम 12 तारीख को रात में 1:30 बजे घर पे कौन आता है किसी के? आप लोग खुद सोचो। 1:30 बजे आने का मतलब है कि अगर तुम तमाशा करो, चौकी में जाओ, तो ये चौकी तक मैटर सुबह तक चले। और जब मैटर सुबह तक चलेगा तो इंसान थक हार के डर के मारे बोल देगा कि हाँ भाई तेरे को जो चाहिए तू लेके जा। और 12 तारीख को भी गाइस जो घर से मेरे गोल्ड वगैरह सब चोरी हुआ था वो एक बैग में लेके आया गया था। वो बैग में लेकर आके घर पर रखा गया था ताकि ये लोग घर पे आके बोल सके कि सुफियान गोल्ड चोरी करके यहाँ पर रखा है। ऑब्वियसली बात है ना, अगर कोई घर पे आ रहा है, कोई लड़की अगर बोल रही है कि मुझे मेरे हस्बैंड से अकेले बात करना, तो कोई इसको रोकेगा नहीं अपने हस्बैंड से अकेले बात करने के लिए। अगर औरत घर का दरवाजा बंद कर देगा, सब बाहर जाओ, मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ, उसके बाद हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्या हो रहा है बाहर किसी को नहीं पता। एक औरत अगर इल्ज़ाम लगा दे कि गोल्ड मुझे यहाँ से मिला, तो उसका क्या सबूत है ना? वो टाइम पे कैमरे थे घर में, ना CCTV था घर में। वो टाइम पे किसी के पास कुछ प्रूफ नहीं था कि भाई बता सके कि भाई ये गोल्ड मैंने नहीं लाया, गोल्ड इन लोगों ने ही लाए थे अपने हाथ में, अपने बैग में। तो वो टाइम पर अल्लाह का शुक्र है मैं घर पे था नहीं। घर पे रहने के बाद इन लोगों ने बहुत तमाशे की, पुलिस से सेटिंग करके आया बाहर कि भाई घर पे जाऊंगी तो ऐसा करना वैसा करना। मेरी मम्मी को जब समझ में आया, मेरी मम्मी को मैंने बोला मम्मी तुम घर पे एक एक चीज़ की रिकॉर्डिंग करो, क्योंकि ये लोग आए हैं यहाँ पर इसीलिए, मुझे फंसाने के लिए, तुम लोगों को फंसाने के लिए और तुम लोगों को चौकी के धक्के खिलाने के लिए। तो मम्मी ने सब कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह की, मुझे मम्मी ने भेजी क्योंकि मैं ऑनलाइन नहीं था वो टाइम पे। तब मुझे समझ में आया, उसके बाद जो भी तमाशा हुआ। और गाइज ये भी बोला गया था कि जोहान को और उसको घर से धक्के मार के बाहर निकाला गया था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। वो लोग तो ऑलरेडी चौकी में थे। ममता घर पे बैठी थी, तो मैं आप लोग को उसकी रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ कि ममता को बैग लेके घर से निकलने बोले थे, क्योंकि ये लोग बैग घर में ही रखे थे हम लोगों को फंसाने के लिए। वो नहीं है, व्हीकल नहीं है कोई,
तो वो लड़की के साथ ही सामान भिजा रहे। हम लोग खुद पूरा भीगते भीगते आए सर, वो रेडी बैठे हैं सर आने के लिए, सामान सब उनका पूरा सामान ले लिए ना। हाँ हाँ, पाई जो लाए ना तुम ले लो, सब कुछ लेके जाना, बाद में कुछ भी इल्जाम नहीं लगाना। हाँ ये लो, तुम छोड़ो, तुम हाथ मत लगाओ, उनको लेने दो जो लाए थे उन्होंने। जाओ, तुमको बुला रहे पुलिस वाले, सामान लेके पुलिस चौकी हो गया, सामान लेके चले जाओ। ठीक है, नीचे इसको भेजो, रयान के साथ भेज दो इसको। जाओ तुम, इसका कुछ भी सामान टच मत करो किसी को भी। हाँ, सब कुछ लेके गई है, कुछ छोड़ के नहीं गई है। यहाँ पर खुद गवाह है ये, चमक चल लो। और ये भी बोला गया था कि जोहान के कपड़े वगैरह सब निकाल के बाहर फेंक दिए। अब आप लोग खुद देखो कि इसमें कैसा बाहर फेंके कि प्यार से जाने बोले, बस खाली इल्ज़ाम लगाने के लिए कुछ भी इल्ज़ाम लगा देने का। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने घर वालों को रिकॉर्डिंग करने बोला था, तो हम लोग आज सेफ है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई इंसान किसी के पास भीख मांगने जा रहा है, अगर कोई इंसान किसी के पास रोने जा रहा है कि भाई मुझे मेरा हस्बैंड चाहिए, तो इंसान रिकॉर्डिंग करने क्यों जाएगा? और ये रिकॉर्डिंग अभी से नहीं, ये रिकॉर्डिंग पहले से करते हुए आ रहे हैं, पहली मैरिज में भी। तो ये इंसान का पैटर्न होता है कि अगर किसी को फंसाना हो तो उसके खिलाफ ऐसा प्रूफ रखो, ऐसी चीज़ें रखो कि इंसान मजबूर हो जाए कि अरे यार ये तो मैंने कैसे कर दिया, और उसके बाद फुल रिकॉर्डिंग सुनाना है नहीं, तो इंसान यकीन कैसे दिलाएगा लोगों के भाई जो हुआ वो हुआ ही नहीं है। चीटिंग का भी मुझके ऊपर ज़बरदस्ती एलिगेशन लगाया गया ताकि एक इंटरेस्टिंग बना रहे, सिंपैथी मिलते रहे, और लोग बहकावे में रहे कि अरे एक आदमी ने लड़की को धोखा दिया एक बच्चे के साथ। आप लोग खुद सोचो ना, ऐसी कौन सी औरत में इतनी हिम्मत होगी जो इतना छोटा बच्चा लेकर छोड़ने की बात कर रही है। इतना छोटा बच्चा लेकर औरत केस, चौकी और कोर्ट के धक्के खाने को रेडी हो रही है, क्योंकि आपका माइंडसेट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था, आपकी स्ट्रेटेजी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थी, आपका ऑलरेडी प्लान एग्जीक्यूट हो चुका था पहले भी, और आपको दूसरी बार एग्जीक्यूट करने में सोचना नहीं पड़ रहा था। तो इस तरीके से मुझे फंसाया गया। उसके बाद जब सब मेरे घर पे हुआ, चौकी गए, मेरे अब्बा पे वहाँ पे इल्ज़ाम लगाया गया कि जोहान को इन लोगों ने मारे। वो टाइम पे घर पे सोचो आप लोग, घर जो जोहान को लगा हुआ था ऑलरेडी, वो जाके उन लोगों ने पुलिस स्टेशन में दिखाया, बोले कि इसके बाप ने इसको मारा, मतलब मेरे बाप ने जोहान को मारा। वो टाइम पे अब्बा को पूरी रात चौकी में खड़ा रखे चोर लोग के साथ में, 3 घंटा 4 घंटा मेरा अब्बा वहाँ खड़े रह के रो रहे थे, मेरे घर वाले खड़े रह के रो रहे थे। बट मैं इतना मजबूर था कि मैं वहाँ जा नहीं पाया, क्योंकि मुझे पता अगर मैं वहाँ जाता तो इन लोग मुझे कैसा ना कैसा करके फंसा देते। इसके लिए मैं अपना सेफ रखा था वहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप ने भी डट के खड़े रहे, डट के वहाँ पर सबका सामना किए। भले उनको तकलीफ हुई, लेकिन उन लोगों ने अपने बच्चे के लिए किए, एक बच्चे ने अपने बेटे के लिए किया, और वही बेटे ने अपने बाप के लिए किया, अपनी माँ के लिए किया। ठीक है, उसके बाद 15 तारीख को मैंने भेजा नोटिस सेटलमेंट के लिए। जो चीज़ें मेरी चोरी हुई थी, जो चीज़ें मेरे पास थी, वो सब चीज़ों का सेटलमेंट करने के लिए मैं नोटिस भेजा। बट उन लोगों ने वो नोटिस का कोई रिप्लाई नहीं किया, कोई भी रिप्लाई नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इनको सेटलमेंट करना ही नहीं था वो टाइम पे, इनको सोशल मीडिया पे आके तमाशा करना था। आप लोग खुश हो जाओ, जब मैं सेटलमेंट की नोटिस भेज रहा हूँ कि भाई सेटलमेंट करना है मुझे, तो फिर सोशल मीडिया पे आने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि आपको इससे सब कुछ हासिल नहीं हो रहा था, आप सेटिस्फाइड थे ही नहीं कि मुझे हाफ मिल रहा है, मुझे हाफ से ज़्यादा भी मिल रहा है, मैं देने को रेडी था, बट आपको उससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं था। आपको ऐसा था कि मैं इसको बर्बाद करूंगी, मैं इसको बदनाम करूंगी, जितना भी पैसा है मैं इसका सब छीन लूंगी, गाड़ी छीन लूंगी, इसको मैं रास्ते पे लेकर आऊंगी। लेकिन आप कितनी भी कोशिश कर लो किसी का कुछ छीनने की, किसी का हक मारने की, अल्लाह जिसका साथ देना है अल्लाह उसका साथ देगा ही देगा। अल्लाह भी हक का ही साथ देता है ना। तो आप लोग बोलोगे गोल्ड चोरी का क्या प्रूफ है, गोल्ड किधर है? तो मैं आप लोगों को वो भी प्रूफ दिखाता हूँ। तो गाइस गोल्ड भी मेरे पास 1 रुपये का गोल्ड नहीं अगर होता तो मैं आप लोग को दिखाता। मुझे कोई डर नहीं है, मैं अभी भी हक से वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं बोल के बना रहा हूँ। 9 महीना मेरी बहुत बजाया गया है, बहुत पैसा कमाया गया, अब मेरी बारी है। ठीक है, गोल्ड अगर मेरे पास होता, गाड़ी मेरे पास है, मैं हक से दिखा रहा हूँ, गाड़ी मेरे पास है, यूट्यूब मेरे पास है, मैं हक से दिखा रहा हूँ, यूट्यूब मेरे पास है। मेरे को कोई चोरी नहीं करना है, मेरे को कोई डर नहीं किसी भी चीज़ का, कोई मेरा हड़प लेगा, कुछ कर लेगा। कहाँ लेके जाएगा खाकर? दुनिया में खाएगा ना, बाद में आखिरत में क्या करेगा? मेरे हाथ पैर सलामत है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फिर से कमा लूँगा, फिर से गाड़ी बना लूँगा, फिर से नया चैनल चालू कर लूँगा, लेकिन जो हक खाएगा वो इस दुनिया में ही देखेगा। ठीक है, उसके बाद नोटिस का रिप्लाई नहीं आया, मेरी सोशल मीडिया पे सब तमाशा हुआ। तब भी मैं जितना मैं क्लैरिफाई कर सकता था उतना मैं क्लैरिफाई किया, नैरेटिव से फैलाया गया मेरे बारे में। उसके बाद 9 महीने तक मैं एकदम शांत था, मैंने कुछ नहीं किया। फिर मैं देखा कि भाई जोहान के साथ में बहुत गलत हो रहा है, तो मैंने जोहान की नोटिस बनवाया कि जोहान के साथ में ऐसा ऐसा है। उसका भी मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं आया। तो जब मैं हर चीज़ लीगली कर रहा हूँ, हर चीज़ में आउट ऑफ सोशल मीडिया करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये लोग आउट ऑफ सोशल मीडिया कोई भी चीज़ करने की कोशिश नहीं कर रहे। इनको सब सोशल मीडिया से भी हड़पना है,
लीगली मुझे डरा कर भी हड़प ने, आप लोगों ने देखे बीच में शिल्पा शिंदे का एक केस हुआ था, शिल्पा शिंदे ने अपने प्रोड्यूसर पे फेक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस की थी क्योंकि उसको जो चाहिए था वो उसको नहीं मिल रहा था लीगल तरीके से। तो उन्होंने सोचा कि भाई मैं इसको इस तरीके से फंसाऊं ताकि जो उनको हासिल करना है वो हासिल हो। बट उनको रियलाइज़ हुआ 10 साल बाद, उन्होंने कबूल किया कि भाई मैंने उन पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस किया था फेक, क्योंकि मुझे जो चाहिए था, मुझे जो पैसा चाहिए था वो मुझे नहीं मिल रहा था, है ना। तो ये एक पैटर्न होता है अपना केस स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। इतने प्रूफ भी जो मेरे खिलाफ जमा किए जा रहे थे, इतनी चीज़ें भी जो मेरे खिलाफ जमा की जा रही थी, वो सब चीज़ें भी इन लोगों को चाहिए थी एज अ प्रूफ, ताकि वो बता सके, मुझे डरा सके और जो मेरे पास है वो भी मुझसे ले सके, है ना। क्योंकि पिछली बार भी ये की, अभी भी यही कर रहे। यहाँ तक के गाइस मुझे पुलिस स्टेशन से जब फ़ोन आते हैं तो मुझे फ़ोन किस बेसिस पे आते हैं पता है, वहाँ जाके ना कहीं प्रैंक वीडियोस दिखाई जाती है कि बोलो देखो कैसा चिल्ला रहा है, देखो कैसा टीवी तोड़ रहा है, देखो कैसा क्या कर रहा है। वो सब प्रैंक वीडियोस को ये लोग इतना सी पार्ट मैनिपुलेट करके लोगों को, पुलिस वालों को बता रहे। अब देखो पुलिस वाले पूरी वीडियो देखने बैठे नहीं है, पुलिस वाले ये सब नहीं सोचते कि भाई इनका क्या चल रहा है क्या नहीं। वो क्या बोलते, तुम आओ यहाँ पर कंप्लेंट लिखो, हम एक फ़ोन करेंगे, बाकी जो करना है आप कोर्ट में करो। कोर्ट में सब चीज़ें दी जाती है। बट ये लोग पुलिस वालों को भी ऐसा उल्लू बनाते हैं, इतनी क्लिप दिखा के, जैसे आप लोगों को इतनी सी रिकॉर्डिंग सुने वैसा ही इतनी क्लिप दिखाकर पुलिस वालों से मुझे फ़ोन करवाते कि तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया। आप लोग सोचो किस हद तक गिर जाते हैं किसी को बदनाम करने के लिए, किस हद तक ये लोग कितना नीचपना कर सकते हैं कि भाई सामने वाली जिंदगी बर्बाद कर दे, है ना। अभी गाइस और भी बहुत सारी बातें, अभी तो मैं आप लोगों को खाली इतना आज ये बताया कि भाई गोल्ड जो चोरी हुआ है वो मेरे पास नहीं है, वो सामने वाले के पास से गोल्ड, मेरा आई वॉच, मेरा लैपटॉप और घर में फ़ोन्स थे वो, ठीक है, और घर का सामान, एसी, टीवी, फ्रिज, जो भी घर में ज़ीरो था वो सब मैं रास्ते पर आ गया था। 15 दिन 20 दिन में रास्ते पर था, कभी होटलों में घूम रहा था, कभी इसके घर कभी उसके घर। मैंने बहुत चीज़ें देखा हूँ मैंने लाइफ में। 9 महीना ये मेरा कैसा गया है खाली मुझे पता है, जो मेरे साथ रहा है उनको भी इतना नहीं पता जो मेरे पे खुद पे बीती है ना। तो आज मैंने आप लोगों को गोल्ड चोरी का क्लियर कर दिया, मैंने सेटलमेंट का क्लियर कर दिया, सोशल मीडिया पे कौन है वो क्लियर कर दिया, चीटिंग का मैंने क्लियर कर दिया, किस तरीके से मुझे भड़काया जाता था, किस तरीके से मुझसे मिठा बनाया जाता था जानबूझकर ताकि मैं कोई गलती करूँ और ये गलती पकड़ के मेरे पे इल्ज़ाम लगाया। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई गलती नहीं दिया हूँ, इसके लिए मैं आज सेफ़ हूँ। बाकी अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूँगा इन लोगों के और झूठों के बारे में, और प्रूफ के साथ। बिना प्रूफ के मैं एक भी बात नहीं करूँगा गाइस, समझ रहे हो। बिना प्रूफ के अगर मैं कोई बात करूँगा तो आप लोग मुझे बोलना कि तू ये बात क्यों कर रहा है। प्रूफ रहेगा तो ही मैं बोलूंगा, नहीं रहेगा तो ऐसी इतनी सारी बातें ना गाइस कि मैं 10 एपिसोड बनाऊं तो भी खत्म नहीं होने वाला है ना। तो बस आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं आप लोगों के लिए। आप लोग भी बोर हो जाते हो इतनी बड़ी बड़ी वीडियो देख के, इसीलिए मैं ब्लॉग को यहीं पर इसी के साथ मैं एंड कर रहा हूं। सो थैंक यू वॉचिंग दिस ब्लॉग। और आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं वापस।